हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हमारा पॉलिटी का क्लास है और हम अपने क्लास में पढ़ेंगे संविधान सभा की मांग। यानी संविधान सभा जो बनाया गया था, संविधान सभा का गठन हुआ, उसके लिए मांगे की गई थी कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो आज हम उसका डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले 1894 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के रूप में संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है। यानी सबसे पहले कौन? बाल गंगाधर तिलक, एक विधेयक के रूप में। उस विधेयक का नाम क्या था? स्वराज विधेयक, ठीक है। यानी कि अपने विधेयक में संविधान सभा की मांग की थी। कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने किया था। फिर दोस्तों 1924 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है। यानी 1924 में कौन किया था? स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा था, ठीक है। जो कि क्या थे? वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। लिख लेते हैं हम। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. राय, ठीक है। पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था, ठीक है। जो क्या थे? ये जो एम.एन. रॉय हैं, ये भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ठीक है। प्रमुख नेता थे, ठीक है। यानी कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था। जो एम.एन. रॉय हैं वो भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ठीक है। अगर सबसे पहले की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद 1924 में कौन रखा था? स्वराज पार्टी संविधान सभा की मांग प्रस्तुत करी थी, ठीक है। और जो उन संविधान सभा के गठन का विचार जो सामने रखे थे वो थे पहली बार एम.एन. रॉय, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों अगला। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से, ठीक है, आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की, ठीक है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 1935 में भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से, ठीक है, मांग की थी। आगे हम देखेंगे दोस्तों 1938 में, ठीक है। 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मांग की थी और 1938 में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किए कि भारत के संविधान का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत के संविधान का गठन संविधान सभा के गठन का जो निर्माण होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि 1938 में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत के संविधान का गठन का निर्माण जो होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा है नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार, देखिए ये अभी तक तो मांग हमारे इंडियन कर रहे थे। ठीक है, यानी इस मांग को ब्रिटिश कब स्वीकार करती है उसको हम जानते हैं। तो जो ये नेहरू का प्रस्ताव था, यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मांग थी, इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। और जब स्वीकार किया था उस समय का टाइम जो ईयर था वो 1940 का था। ठीक है, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं नेहरू की इस मांग को, कौन सी मांग उनकी, वयस्क मताधिकार के अनुसार संविधान सभा का गठन, मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। ठीक है, इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1940 के अगस्त प्रस्ताव के तहत नेहरू की इस वाली मांग को, यानी कि वयस्क मताधिकार के अनुसार संविधान सभा के गठन का निर्माण होगा, इस बात को 1940 के अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया था। ठीक है, तो अब आते हैं हम दोस्तों, ये तो हो गया हमारा संविधान सभा की मांग और उस मांग की पूर्ति, यानी कि संविधान सभा की मांग की गई और उसकी पूर्ति ब्रिटिश सरकार ने किया। अब हमारा होता है संविधान सभा का गठन, उसको हम देखते हैं। तो हम लिख लेते हैं संविधान सभा का गठन। देखिए दोस्तों, संविधान सभा की मांग में एक आता है महात्मा गांधी की जो पत्रिका थी हरिजन, उसमें भी उन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। तो जब पत्रिका पूछेगा तो हरिजन पत्रिका में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, तो अब होता है हमारे संविधान सभा का गठन। मांग तो हो गया और मांग की पूर्ति भी हो गई, तो होता है हमारे संविधान सभा का गठन। उसमें आते हैं, हम लिखते हैं पहला पॉइंट, तो जो संविधान सभा का गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया जाता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कौन सी मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन होता है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली
करने वाली संविधान सभा का गठन, हाँ, संविधान सभा का गठन कब किया जाता है? तो जुलाई 1946, ठीक है, जुलाई 1946 में किया गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, 1946 में किया गया था। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, यानी कि इसमें सदस्य कितने थे उनको हम जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं ये कैबिनेट मिशन योजना जब भारत आई थी तो इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन से? तो पहला है स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। दूसरे नंबर पे हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और तीसरे नंबर पे हैं A.B. अलेक्जेंडर, A.B. अलेक्जेंडर। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो ये तो रहा हमारा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना भारत आ गई, संविधान सभा का गठन होने लगा। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर। ये जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हैं वो भारत के क्या थे? सचिव थे, यानी भारत सचिव। लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ये भारत सचिव थे। हो गया दोस्तों। और ब्रिटेन उस समय जब ये हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था और इसकी जो मांग की गई थी उसकी पूर्ति की गई थी, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, आइए हम लिखते हैं दोस्तों, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं क्लीमेंट एटली क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और उस समय ब्रिटेन के राजा कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज 6। अब आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट पे, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो हम लिख लेते हैं संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। ठीक है, निश्चित की गई थी। ठीक है, यानी संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। और उसमें से कितने सदस्यों पे निर्वाचन हुआ था? 389 निर्धारित की गई थी, यानी कि यहाँ हम ग्राफ बना लेते हैं उसके लिए। कुल कितनी सीटें थीं? 389 सदस्य। ठीक है, यानी इतनी सीटें थीं। पूरे भारत में। ठीक है, चूँकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांगी थी वयस्क मताधिकार के अनुसार संविधान सभा के गठन के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो पूरे देश में इतनी सीटों पे क्या होना था? चुनाव होना था, यानी निर्वाचन होना था। और इतने सदस्यों का जो निर्वाचन होना था वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होना था। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि यहाँ निर्धारित किया गया था कि हर एक प्रांत के 10 लाख जनसंख्या पे एक लोगों का चुनाव। ठीक है, एक व्यक्ति का चुनाव होगा। प्रत्येक 10 लाख पे एक सदस्य चुना जाएगा। ठीक है, तो इस 389 सदस्यों में से सदस्यों में से 296 सीट जो है वो प्रांत के लिए निर्धारित की गई थी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रांत के लिए निर्धारित। ठीक है,
प्रांत के लिए निर्धारित सदस्यों के लिए चुनाव हुए। ठीक है, और जो 93 सीट थी वो देसी रियासतों के लिए। ठीक है, देसी रियासतों के लिए। तो देखिए, ये जो हमारे प्रांत के लिए निर्धारित सदस्यों की सीट थी, इस पे क्या होना था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होना था। और जो ये 93 सीट देसी रियासत के लिए निश्चित की गई थी, इनका क्या करना था, इनमें चुनाव नहीं होना था। इनका किस तरीके से इनको चुना जाता था, तो मनोनयन के द्वारा। ठीक है, यानी मनोनीत किए जाते थे, मनोनीत किए गए। ठीक है, और दोनों का जो चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर हुआ था। अब आते हैं दोस्तों, ये जो 296 सीटें हैं, इनमें से भी जब चुनाव हुआ था तो देखिए, जो 4 सीटें हैं, ये 4 सीट जो है वो कमिश्नरी क्षेत्र को दे दिया गया था। ठीक है, यानी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। चार चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को दिया गया था। तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र उसमें कौन कौन थे, 4, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। ये 4 हमारे कमिश्नरी क्षेत्र थे। और जो 292 सीट हैं, 292 सीट पर ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि क्या किए थे, निर्वाचित हुए। ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि निर्वाचित होने थे। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि 292 सीटों पे क्या होने थे, निर्वाचित होने थे। और जो ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं वो कौन कौन सा है, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और क्या है, बलूचिस्तान। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं सदस्यों का चुनाव हुआ तो किसको कितना सीट मिला इसको। तो यानी 296 सीट, सीट पर क्या हुआ, चुनाव हुए। ठीक है, यानी 296 सीट पे क्या हुए, चुनाव हुए। और इन सीटों में से किसको कितना मिला, किस पार्टी को कितना मिला, तो इसमें से जो हमारे 208 सीटें हैं ये किसके पक्ष में गया, यानी कि 208 जो सीट है वो कांग्रेस लेकर गई, कांग्रेस के पास। और 73 सीट जो है, यानी कि 73 स्थान जो है वो मुस्लिम लीग को मिला, मुस्लिम लीग को मिला। और जो 15 सीट है, यानी कि 15 स्थान जो है वो अन्य दलों को मिला, अन्य दलों को। इस तरह से इनका चुनाव हुआ था। ठीक है, 208 सीट कांग्रेस के, 73 सीट मुस्लिम लीग के और 15 अन्य दल के सदस्य पाए थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये तो रहा हमारा चुनाव। अब संविधान सभा का गठन भी हो गया, चुनाव भी हो गया, अब उनकी बैठक की बारी आती है। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर को होती है, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली के, याद रखिएगा दोस्तों, पूछ लेता है एग्जाम में, नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई थी। ठीक है, पुस्तकालय भवन में, इतना याद रखिएगा, दिल्ली के पुस्तकालय भवन में हुआ था। ठीक है, में हुई। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई। अध्यक्ष कौन बनाए गए,
तो अध्यक्ष हमारे बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी रूप से, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, ठीक है। और ये क्या थे, वरिष्ठ नेता थे, ठीक है, वरिष्ठ नेता थे और किस अस्थायी रूप से बनाए गए थे, अस्थायी रूप से। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और ये वरिष्ठतम थे। तो देखिए फ्रांस के नीति से यह नियम लिया गया था, यानी कि जो भारत के संविधान निर्माता जो हैं वो फ्रांस से ये नीति अपनाई थी। यानी कि फ्रांस में क्या होता है कि जो सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति होता है वही अध्यक्ष बनाया जाता है। उसी तरह से जब पहली संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय सबसे वरिष्ठतम नेता हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको क्या किया गया, अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, देखिए ये पहली संविधान सभा का गठन, यानी कि संविधान सभा का पहला बैठक है और इस बैठक में मुस्लिम लीग एकदम से शामिल नहीं होती। यानी कि मुस्लिम लीग संविधान सभा का क्या करती है, बहिष्कार कर देती है। क्यों बहिष्कार करती है, क्यों, क्योंकि उसको पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग की थी, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया, बहिष्कार किया। इस बैठक का बहिष्कार किया तथा पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है, अलग संविधान सभा की मांग की थी। और देखिए जो पहली बैठक है, संविधान सभा का पहला बैठक है, इसमें देशी रियासत के सदस्य भी क्या होते हैं, शामिल नहीं होते हैं। हैदराबाद एक ऐसा देशी रियासत था जो संविधान सभा के किसी भी बैठक में शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यानी कि देशी रियासत भी इसमें ना के बराबर ही शामिल थे, ठीक है। तो आगे हमारा पॉइंट है दोस्तों, ये मुस्लिम लीग उसका बहिष्कार करी संविधान सभा का। क्यों बहिष्कार करी, क्योंकि उसको पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की ज़रूरत थी, ठीक है, अलग संविधान सभा की मांग चाहती थी। अगला हमारा बैठक जो होता है वो होता है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, ठीक है, कि दूसरी बैठक जब होती है तो उस समय पहले जो हमारा संविधान सभा का बैठक था उसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को तो संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, उनको अस्थायी, इनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे, ठीक है, निर्वाचित हुए, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम अगले बैठक पे, यानी कि अगला बैठक जो होता है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम देखते हैं, ठीक है। अगला हमारा बैठक होता है 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या होता है, तो 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है इसमें पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव
उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है, ठीक है, को पेश किया जाता है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या, हमारा संविधान कैसा होगा, कैसे लागू होगा, ठीक है, ये सारी कंडीशनों को उन्होंने पेश किया था। ठीक है, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, जो कि ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो हमारे भारतीय संविधान की शोभा को क्या कर देता है, और भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो किस तरह का संविधान होना चाहिए, किस तरह से लागू होगा, किस तरह से कानून चलाया जाना चाहिए, इन सब का जिक्र किया गया था। आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट हमारा है ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसे पारित कब किया गया था, यानी इसे स्वीकार कब किया गया था, तो 12 जनवरी 1947 को। ठीक है, इतना लंबा टाइम क्यों लगा था, क्योंकि संविधान सभा को अभी भी इंतज़ार था कि मुस्लिम लीग आए, परंतु मुस्लिम लीग नहीं आई। उसके बाद से 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण होते अनेक समितियां बनाती हैं। ठीक है, अनेक समितियां क्या करती हैं, बनाई। ठीक है, यानी 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है संविधान सभा के द्वारा, और स्वीकार करने के बाद अनेक समितियां बनाई दी जाती हैं। ठीक है, उन समितियों में हमारा पहला समिति जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। पहले सबसे पहला हमारा है संचालन समिति। संचालन समिति, और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए। दूसरी समिति हमारी है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति। ठीक है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला हमारा आता है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी जो समिति है, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे वही सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार पटेल हम लिख देते हैं बस। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट में हमारा आएगा यानी कि राष्ट्रध्वज समिति। राष्ट्रध्वज संबंधी
समिति और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये रही हमारी प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं दोस्तों, हमारा है आगे हमारा है पॉइंट संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने समय लगे थे, उनको हम देख लेते हैं। यानी कि संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन लगे थे। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान सभा के निर्माण में लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा क्या किया गया था, पारित किया गया था। यानी संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। ठीक है, तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं दोस्तों, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था तो उस समय इसमें कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियाँ। ठीक है, तब इसमें कितने भाग तो उतने ही थे। तब इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, वर्तमान में कितनी हैं लिख लेते हैं। वर्तमान में संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, 300 प्लस अनुच्छेद बताया जाता है, जबकि 395 अनुच्छेद अभी तक हैं। जो भी अब जुड़ रहे हैं वो उपखंड के रूप में, यानी कि क ख ग घ ऐसे करके अनुच्छेद के अंदर ही जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो संविधान के कुल अनुच्छेद में से 15 अनुच्छेदों को कब लागू कर दिया गया था, यानी कि 15 अनुच्छेदों को उनमें से पहले ही लागू कर दिया गया था। हम लिख लेते हैं यहाँ पे संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर को ही, यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, प्रवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि संविधान सभा के कुल अनुच्छेदों में से 15 को 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिया गया। ठीक है, यानी 15 को लागू कर दिया गया था, जबकि शेष जो अनुच्छेद हमारे हैं, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, 1950 को लागू किया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है, यहाँ लिख लेते हैं
संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती दोस्तों? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, कुल 12 बैठक हुए थे, जो कि अंतिम बैठक जो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को ठीक है दोस्तों, 24 जनवरी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है, और इसी दिन क्या किया गया था? और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या बनाया गया? राष्ट्रपति। ठीक है, को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव राष्ट्रपति के रूप में हो जाता है। कब? संविधान सभा की अंतिम बैठक में। ठीक है, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो यहाँ हम लिख लेते हैं संविधान सभा की कुल 12 बैठकें या अधिवेशन। ठीक है, कुल 12 बैठकें हुई थी। और अब आते हैं दोस्तों, जो हमारा संविधान सभा है, नेक्स्ट पॉइंट में संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से नई संसद के निर्माण तक 1950 से नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। ठीक है, अंतरिम संसद के रूप में भारत के संविधान ने काम किया था, जब तक नई संसद के निर्माण नहीं हो गया था। ठीक है, अब आते हैं हम संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य काम देख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ कार्य। ठीक है, कुछ अन्य कार्य देख लेते हैं, यानी कि और क्या क्या काम ये करी थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम, और क्वेश्चन बहुत ही बनता है दोस्तों इससे। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ठीक है, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। कब? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा ये अपनाया गया। अगला हमारा है दोस्तों 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ठीक है, और नेक्स्ट हम एक तो देखे ही हैं क्या चीज़, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में
राष्ट्रपति के रूप में चुना। ठीक है, ये रहा दोस्तों हमारा संविधान सभा का इतिहास, संविधान सभा का गठन और हमारी संविधान सभा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। जो भी हमारी कमियां रहें उसको आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें। और आगे का इसका टॉपिक जो है, आगे का संविधान यानी पॉलिटी का क्लास जो है आगे के हम अगले वीडियो में देखेंगे।